दिल्ली में किसान आंदोलन का 31वां दिन है। इस आंदोलन को लेकर कई सवाल उठे हैं, ये अलग बात है, लेकिन दिल्ली में गूंजती आवाज दिल्ली तक पहुंचने में 29 दिन लगा देती है। लेकिन यही आवाज कुछ ही घंटों में भोपाल क्यों पहुंच जाती है, इस लंबे फासले की असल वजह भी बताएंगे। पहले ये बयान देखिए। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब मध्य प्रदेश के किसान भोले भाले बेचारे सीधे क्या पता ही, और कांग्रेस भी सो रहा है। जागो, उठो, पदयात्रा में शामिल हो और इस किसान विरोधी कानून के खिलाफ आवाज उठाओ। कांग्रेस के दल के विधायक साथी अपने ट्रैक्टर चलाकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए विधानसभा जाएंगे। उसके बाद इंदौर में नेक्स्ट कार्यक्रम होगा और समूचे मध्य प्रदेश में इस तरह के धरना प्रदर्शन विरोध के कार्यक्रम लोग करें। सुभाष यादव जी खलघाट से आंदोलनों की शुरुआत किया करते थे, एक बार फिर से वही रुख देखने को मिलेगा सर? खलघाट से शुरुआत होगी? निश्चित तौर पर वो तो पिताजी के ज़माने में होता आया है और कोशिश होगी कि खंडवा के बाद फिर एक एजेंडा वहाँ भी तय करें। ये तीन बयान बताते हैं कि कांग्रेस की गाड़ी दिल्ली से ही देर से चल रही है। खैर, देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन इस देरी में और देर हो सकती है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। विधानसभा सचिवालय के 50 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी संक्रमित पाए गए हैं। कुछ विधायक भी पॉजिटिव मिले हैं। इन आंकड़ों के बाद शनिवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक भी टाल दी गई। प्रदेश में कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन अब सत्र कैसा होगा, इस पर भी असमंजस बना हुआ है। यानी मौजूदा हालात कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखते। सत्र नहीं टलने वाला है। विपक्ष के साथ बैठक होकर ही हम निर्णय करने की कोशिश करेंगे। पर यह तो शाश्वत सत्य है कि सचिवालय के कर्मचारी, सचिवालय के अधिकारी, हमारे 2 विधायक संक्रमित पाए गए हैं। 49 लोग संक्रमित जिस स्थान पर हों, उस स्थान पर थोड़ी सावधानियों की आवश्यकता तो है। क्या सावधानियां होना चाहिए, ये सर्वदलीय बैठक में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी तय करेंगे। कांग्रेस में आखिर फैसलों को लेकर उलझन क्यों है? आजादी के बाद सबसे ज्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी मजबूत विपक्ष का रोल निभाने खड़ी क्यों नहीं होती? कांग्रेस पुरानी कांग्रेस बनने कब आगे बढ़ेगी? जैसा बीजेपी लगातार करती रहती है, पुरानों के साथ नए को भी पार्टी की विचारधारा और रीति नीति का अभ्यास कराती है। प्रशिक्षण शिविर के आधार पर हमारी नीति, सोच, विचारधारा, हमारा अस्तित्व को दोबारा सबके समक्ष रखकर आगे की रणनीति हम लोग तय करें। नगरीय निकाय चुनाव को भी जोड़ के देखा जा सकता है सर, क्योंकि जिला तक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रशिक्षण ये हर साल चलता रहता है, तो चुनाव अपने स्तर पर महत्वपूर्ण है, प्रशिक्षण अपने स्तर पर महत्वपूर्ण। बीजेपी ने वक्त के साथ खुद को बदला है, लेकिन वक्त है बदलाव का नारा देने वाली कांग्रेस को अपनी चुनौतियों का अंदाजा क्यों नहीं है? और है तो कांग्रेस खुद को कब बदलेगी? पूरी कांग्रेस के साथ देश भी यही सवाल पूछ रहा है। नमस्कार, हमारा आज का मुद्दा है वक्त से बिगड़ा तालमेल और आपके साथ मैं हूं सुहेल खान। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन कोरोना के कारण सत्र के तालमेल को लेकर नई कवायद शुरू हो गई है। किस तरह से प्रदेश की सियासत आगे बढ़ेगी, सत्र कैसा होगा, इन तमाम सवालों को लेकर आज शुरू करते हैं हमारा मुद्दा। और जो मेहमान हमने बातचीत के लिए आज बुलाए हैं उनमें डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी के। वाजपेयी साहब, स्वागत है आपका। चौधरी राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व मंत्री हैं। राकेश सिंह साहब, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा शिव अनुराग पटेरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पटेरिया साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, इसे वाकई आप ये मानेंगे कि वक्त के चलते तालमेल बिगड़ा है, या फिर आप यूं कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए? इन दोनों में से कौन सी बात दुरुस्त लगती है आपको?
देखिए सोहेल साहब, मुझे लगता है कि दोनों बातें मुझे दुरुस्त नहीं लगती हैं। सबसे बड़ी बात है, राजनीति की अपनी चाल होती है, अपना तौर तरीका होता है। कोरोना एक बड़े संक्रमण के तौर पर मौजूद है, इन सब के बीच में किसान आंदोलन भी है। तो मुझे लगता है राजनीति की जो अपनी चाल है वो ना जल्दी है, ना विलंबित है, ना देर आए, ना दुरुस्त आए। दरअसल इनके बीच में राजनीति को रास्ता निकालना है। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र भी होना है क्योंकि वो संवैधानिक बाध्यता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस अपने तरीके से, अपने तरीके से काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कोई बड़ा किसान आंदोलन खड़ी नहीं कर पाई है। एक सर्वथा सत्य है। अगर एकता परिषद ने मुरैना से लेकर 17 तारीख को दिल्ली की तरफ रैली निकाली है, वो देख लीजिएगा। छुटपुट प्रदर्शन कर लीजिएगा, नीलम पार्क में 2-3-4 दिन पहले हुआ था, भोपाल में कुछ, ग्वालियर चंबल में हुए। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से दिल्ली में एक प्रदर्शन हो रहा है या किसानों का जमावड़ा है, मध्य प्रदेश की राजधानी के आसपास कोई जमावड़ा नहीं है। लेकिन इसके कहना गलत होगा कि चीज़ें देर हो गई, दुरुस्त हो गई। मुझे लगता है राजनीति की अपनी चाल है और इंतजार करिए कि कल क्या होता है। चलिए, राजनीति की अपनी चाल है, इंतजार करना होगा। चौधरी राकेश सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश सिंह साहब, आपके पास आना चाहूँगा। आपने सुना होगा शिव अनुराग पटेरिया साहब कह रहे थे कि जिस तरह का आंदोलन कांग्रेस को खड़ा करना चाहिए था, अब तक उस तरह के कुछ हालात मध्य प्रदेश के साथ साथ कहीं देश में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या ये कहें कि मुफ्त हुए बदनाम, यानी ये ठप्पा तो लगा दिया बीजेपी ने आपके ऊपर कि किसानों का आंदोलन नहीं है, इसको विपक्ष हवा दे रहा है, लेकिन दरअसल अभी भी हम देखें तो कांग्रेस के हाथ न रणनीति है न कुछ और, उसके हाथ ऐसा कुछ खास लगा है कि कांग्रेस में किसानों को ये लगता हो कि कांग्रेस हमारे साथ दमदारी से खड़ी है। कई बयान हमने सुनवाए आपको अपनी रिपोर्ट के जरिए, तमाम लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेसी तो सो रहे हैं। अव्वल तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का मीडिया जगत इस बात को मानने को तैयार हो रहा है कि ये किसानों का आंदोलन है और कांग्रेस इसमें सहभागी है। भाजपा के लोग तो आज भी नहीं मानते हैं। वो तो ये कहते हैं खालिस्तानियों का है, पंजाबियों का है, कभी कहते हैं ये ऐसे लोगों का है जो कांग्रेस के समर्थित लोग हैं। इन्होंने कभी किसानों को तवज्जो और इज्जत देके ये नहीं एक बार भी कहा भारतवर्ष के किसानों को कि ये भारतवर्ष के सम्मानित किसानों का आंदोलन है। जहां तक ये विषय के देर आए दुरुस्त आए, आदरणीय पटेरिया साहब ने बहुत बखूबी अपने शब्दों में बयां कर दिया है। सबसे पहले सभी राजनीतिक दलों ने, विपक्षियों ने ये निर्णय लिया था कि वो भारत बंद का ऐलान करेगी और मैं समझता हूं सभी राजनीतिक दलों ने उसमें समर्थन दिया, कांग्रेस ने भी दिया। ठीक। और जब राहुल जी की बात आई तब फिर बवाल ये उठने लगा कि साहब ये तो कांग्रेस का आंदोलन है, जबकि किसान हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि भाई ये किसी राजनीतिक दल की इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है, ये शुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है। तो मैं समझता हूं कि अगर 31 दिन हो गए तो अगर हिंदुस्तान में किसानों का इस तरीके से सम्मान किया जाएगा कि 31 दिन तक वो सड़कों पे सर्दी में बैठे रहे, तो इससे ज्यादा विडंबना और किसी सत्ता पक्ष की हो नहीं सकती जो वर्तमान में हिंदुस्तान में किसान जी। चलिए, डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश साहब, बीजेपी शुरू से ये बात कहती रही कि दरअसल किसानों के आंदोलन को हवा देने का काम कांग्रेस कर रही है। हालांकि शुरुआती दौर में ऐसा था या नहीं, इस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जब कांग्रेस ने तेज़ी से आगे आने की कोशिश की और रणनीति बनाई कि चलो अब किसानों के आंदोलन में उनके साथ खड़े होते हैं, तो फिर अब कुछ टाइमिंग गड़बड़ाती नज़र आ रही है। और इससे पहले कि वो घेराव होता सदन का, कुछ सुरक्षा कारणों का हवाला भी दिया गया और अब तमाम उन चीज़ों पर पाबंदी है। और अब तो ये भी कि विधानसभा सत्र का स्वरूप क्या होगा, इस पर भी सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। देखिए, मुझे लगता है आपका शीर्षक है ताल और मेल। तो सरकार की ताल तो ठीक है, हम लोग अपनी ताल पे ताल दिए अपने अपने चाहे वो संगठन का काम हो उसको करते चले जा रहे हैं, या सरकार के दायित्व है उसका निर्वहन कठिन परिस्थितियों में भी कर रहे हैं, लेकिन मेल नहीं है कहीं, ये बात तय है। और आपने ठीक कहा, और राकेश सिंह जी ने भी कोई उसका खंडन नहीं किया। जो आज दिग्विजय सिंह जी का बयान है कि कांग्रेस तो सो रही है, कांग्रेस ही सो रहे हैं, तो अब सोते सोते ट्विटर के ऊपर समर्थन कर देने से क्या होगा, ये उनका मतलब था कहने का। तो जब दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कांग्रेस ही सो रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ भला कुछ कहने वाला। फिर जब लाखन सिंह जी खुद कह रहे हैं, इतने कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, और वो कहते हैं वो दिल से बोलते हैं, जब वो कह रहे हैं कि काय का सर्वे 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 करके उन्होंने मजाक उड़ाया, कमलनाथ जी का धरा रह गया सर्वे सब आपका,
बोले कहते 26 सीट आ रही, बोले ऐसे होता है क्या? इतने बड़े नेता और ज़मीन पे चलते ही नहीं है, हवा में रहते हैं हमेशा, नीचे उतरते ही नहीं है। तो ये स्थिति कांग्रेस की बयान करती है। फिर आपने बिल्कुल ठीक कहा, 100 विधायकों की पार्टी साहब, 100 विधायकों का विपक्ष कहाँ है? पटेरिया साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पटेरिया साहब की सलाह यदि आज मान ली और लाखन सिंह जी के तंज को स्वीकार कर दिया यथार्थ के रूप में कांग्रेस ने, तो कल 27 तारीख है, हो सकता है आपको नया नेता प्रतिपक्ष मिल जाए, बस रबर स्टैम्प ना हो। तो यदि कल आपको नया नेता प्रतिपक्ष मिल जाता है, तब आप कोई उम्मीद करिए कि शायद कुछ करवट बदल ले कांग्रेस। अन्यथा तो देखिए साहब, क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका तय नहीं हो पा रहा है। भाई राहुल गांधी कांग्रेस किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, किसान उनको मान नहीं रहे, क्योंकि बंद का समर्थन आपने किया, ठीक, बंद हुआ क्या? क्योंकि बंद जनता ने तो नहीं किया, ना उनका समर्थन किया, ना मध्य प्रदेश में किसान उनका समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए वो बीच में 100 विधायक हैं साहब, कहीं नहीं जा रहे, घर में बैठे हुए हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि विपक्ष के रूप में भी जो आपकी अपेक्षा है तालमेल की, पक्ष के साथ होना चाहिए, विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करते हुए, वो भी नहीं हो रहा है। 3 दिन का सत्र है साहब, 3 दिन के सत्र में सदन में क्या होगा या क्या करेंगे इसकी कार्य योजना अभी तक नहीं बनी, लेकिन सड़क पे क्या तमाशा करेंगे वो जरूर सुबह से शाम तक तैयार हो रहा है। तो ये तो मैं बता रहा हूँ, इसे उद्दंड बालक नहीं होता साहब, वो पाठशाला इसलिए जाता है कि वो खेल के मैदान में क्या करेगा, बाहर क्या करेगा, किसकी कलम चुराएगा, किसका क्या करेगा, ये सब वो ज़्यादा सोचता रहता है। बनिस्बत की कक्षा में बैठ के पटेरिया साहब जैसे उच्च कोटि के शिक्षकों की बात क्या वो सुनेगा? तो सदन के अंदर क्या होगा, 3 दिन तो वो सोच लो, उसके बाद बाहर करना, बाहर तो वैसे भी कुछ नहीं किया आपने। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है। और मैं इतनी सब कटु बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक बात ध्यान रखिए, विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, संख्या आपके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं नेता, नीति और नीयत आपकी खटाई में पड़ी हुई है, जिससे हाथ में आई सरकार भी गई आपकी। आपने सोचिए सिंधिया जैसे नेता का सम्मान नहीं रखा और आज आपकी हालत देखो क्या है। तो अब आप कार्यकर्ताओं का क्या ध्यान रखोगे? राकेश सिंह साहब, वाजपेयी साहब ने ताल और मेल से जुड़ा जो शब्दों का जाल बुना, उसमें उन्होंने 2 चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ताल हमारी, लेकिन जो मेल की बात है वो कांग्रेस के भीतर कहीं नज़र नहीं आ रहा। हालांकि वाजपेयी साहब ने ये बहुत अच्छी बात कही, उनका कहना है कि विपक्ष बेहद ज़रूरी है और जो संख्या बल आपके पास है वो उसको पर्याप्त मानते हैं एक ज़ोरदार आवाज़ के तौर पर, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में नज़र आनी चाहिए। लेकिन दरअसल जब वो आवाज़ उठती है तो वो कई दिशाओं में भटकती नज़र आती है। उन्होंने लाखन सिंह के बयान का जिक्र किया, उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान का जिक्र किया। जिस तरह से खबर निकली थी कि आज कमलनाथ जब भोपाल लौटेंगे उसके बाद फ़ौरन एक बहुत अहम मीटिंग लेने वाले हैं, लेकिन शायद वो मीटिंग भी टल गई। तो क्या आवाज़ें अलग अलग दिशा में भटकती नज़र आ रही कांग्रेस के भीतर से, इसलिए बीजेपी को भी तंज करने का मौका मिलता है? सिंह साहब जी, सोहेल साहब, पहले तो मैं एक बात अपने तरफ से अर्ज कर दूं। बिल्कुल। ये 3 दिन का सत्र, 3 दिन का सत्र, आदरणीय पटेरिया साहब मेरी बात को ज्यादा बेहतर समझ जाएंगे। वाजपेयी साहब को तो उद्दंड वाला को जाने क्या क्या भाषा बोलनी रहती है। मैं उस पर नहीं बोलूंगा, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। डॉक्टर सर मेरे गुरु हैं आप, मानिए, मैंने पाठशाला और उद्दंड वाला वो अलग परिवेश। चलिए, मैं विश्नोई जी की बात नहीं करता, किसी की बात नहीं करता उद्दंडताओं में अगर कोई वक्तव्य दे। मैं ये कहना चाहता हूँ सुहेल साहब जी साहब कि ये जो 3 दिन के सत्र की बात कर रहे हैं, आज से इसको समापन सत्र करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने कर ली है। ये जो पॉजिटिव आए हैं, ये जो कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर तक कोई नहीं आएगा और इतने कर्मचारी संक्रमित हो गए, अब ये कल आप देख लेना पटेरिया साहब, इसको तो कल आप चर्चा में करोगे। ये सत्र मात्र 1 दिन का होगा, ये सत्र मात्र घंटे भर का होगा, जिसमें ये अनुपूरक पेश करेंगे और पारित कराएंगे। ये विधायकों के जो संवैधानिक अधिकार है, जो उनका प्रिविलेज है। आप देखिए कि 230 विधायकों का प्रवेश नहीं होगा साहब। मैं बड़ा अचंभित हूँ कि हजारों की रैलियां कर रहे हो, बैठकें कर रहे हो, जिला कार्यकर्ता की आप क्या करोगे विधायक दल के रूप में? अब आप मौका ये दिया करिए वाजपेयी साहब मुझे। अब लोग मेरे ये कहने लगे कि डॉक्टर वाजपेयी साहब आपको ज्यादा छेड़ते हैं, तो मैंने कहा वो मेरे भाई हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ सर, आप लोग 100 लोग कब जागोगे सर? बिल्कुल सर, राजनीतिक प्रेम है आपसे, इसलिए आपके साथ बैठे हैं आज चर्चा में। नहीं बिल्कुल, मेरे सोहेल भाई मेरे शुभचिंतक भी हैं और मैं भी उनका शुभचिंतक हूँ। लेकिन मैं ये तस्दीक करता हूँ इस बात की, और हिंदुस्तान मध्य प्रदेश के लोग इस बात को समझें कि ये विधायक जो अभी ये चल रहा है पूरा, आज से जो घटनाक्रम शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी का,
ये इसलिए शुरू हुआ है कि सत्र अब एक दिन ही चलेगा और कुछ घंटे ही चलेगा। ये लोग पलायनवादी हैं, ये सत्र में डिस्कशन नहीं कर सकते। किसानों के बिल, अब फिर आप बोलने लगे सर प्रभु चलिए बोल लीजिए। तो आप घुमा देते हैं। मैं बिल्कुल सत्य पे आ रहा हूँ। हाँ। जहां तक कांग्रेस के वक्तव्यों को आपने नेताओं के सुनाया है, तो उनकी पीड़ा है। ये आंदोलन वास्तव में किसानों का आंदोलन था। इसमें कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बहुत पहले से कूद जाना चाहिए था। और कांग्रेस ने जो निर्णय भी लिए हैं, वो मैं इस बात को मानता हूं कि इसमें थोड़ी सा विलंब हुआ। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, अरुण यादव जी कह रहे हैं और कांग्रेस प्रदर्शन करना चाहती है, तो ये समय है एक विपक्षी दल के सही नेतृत्व का, सही नैतिकता का, कि वो किसानों के इस आंदोलन को पुरजोर तरीके से मदद करे। अगर जेल जाना पड़े तो जेल जाएं, जिला स्तर पर प्रदर्शन करें। और मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन विलंब का कारण ये नहीं है। विलंब का कारण ये है कि भारतवर्ष की सरकार हमेशा ये कहती रही कि आंदोलन किसानों का है ही नहीं। इसमें तो आतंकवादी दिख रहे हैं, इसमें तो माले लोग दिख रहे हैं, इसमें तो कम्युनिस्ट लोग दिख रहे हैं। सर भारत ये सरकार आरोप कांग्रेस लगा को थोड़ा के चला रही है साहब। कांग्रेस ने 70 वर्ष चलाया है साहब। नहीं, भारत सरकार अभी कांग्रेस को नहीं चला रही सर। मैं कह रहा हूँ आप तो अपने निर्णय लीजिए। मुझे अच्छा लगा आप खड़े हुए आज। चलिए शिव अनुराग पटेरिया साहब है, राकेश सिंह साहब आपके पास आता हूं मैं। पटेरिया साहब बहुत अहम बातें और दोनों तरफ से निकल कर आई हैं, चाहे वाजपेयी साहब की तरफ से हो चाहे राकेश सिंह साहब की तरफ हो। मैं चाहूंगा कि इस चर्चा के यहाँ तक का जो मुकाम है इस पर आपका कोई कमेंट हो। और दूसरी बात ये कि क्या वाकई अब इस तरह की चर्चा राजनीतिक गलियारों में है कि जिस तरह की खबरें निकल कर आई कि कोरोना पॉजिटिव अब विधानसभा के जो कर्मचारी हैं वो निकलते आ रहे हैं, और राकेश सिंह साहब का कहना था कि देखिएगा कल इस पर चर्चा होगी कि ये सत्र सिमट कर एक दिन का रह जाएगा। क्या लगता है आपको? राकेश जी अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं, संवैधानिक विशेषज्ञ और भी सूचनाएं भी हैं। मुझे लगता है कि कुल मिला के जैसा उन्होंने कहा वो वही होने वाला है। कुल मिला के अगर इतने बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हैं और लगातार विधायक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो सत्र चल नहीं पाएगा, ये पक्का है। 2 दिन से आप अखबारों खबरों को देखिएगा, ये कहा गया था कि मोबाइल पर शासन चलाने की तैयारी की जा रही है, यानी एक ऐप या किसी एक लिंक के जरिए सारे विधायकों को जोड़ा जाएगा और अपने घर से वो जुड़ जाएंगे। कुछ 10-20 जो मंत्री या विधायक इसमें मौजूद रहेंगे, इससे ज़्यादा संख्या मौजूद रहने वाली नहीं है। ये 2 दिन से संकेत मिल रहे हैं और राकेश जी ने कहा है तो मुझे निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला है। चलिए, और इस पर अब हम वाजपेयी साहब का कमेंट भी ले लेते हैं। वाजपेयी साहब, आज होने वाली सर्वदलीय बैठक टल गई, कल हो गई, यानी 27 के बाद ज़्यादा वक्त बचता नहीं है 28 का। और इससे पहले आप लोग ये कह चुके हैं कि वर्चुअली नेताओं को शामिल कर लेंगे, तो अब क्या इसको बल मिलता है इस बात को जो राकेश सिंह साहब ने आरोप लगाया कि ये तो बीजेपी चाह रही है कि सत्र को एक दिन में समेट दिया जाए? देखिए, हम पर आरोप भी लगते हैं और मैं स्वीकार करता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष श्री कमलनाथ जी को साथ लेके हम चलते हैं और शिवराज जी भी चलते हैं, तो मैं क्यों मना करूँगा इस बातों को? बुराई है क्या? तो यदि कमलनाथ जी चाहते हैं कल बैठक हो तो कल बैठक हो गया, लेट भी हो गए वो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, राकेश जी को भी सूचना है, पटेरिया साहब जी को भी सूचनाएं हैं, तो उनको तो आप रहने दो अंदर। पर मेरी रुचि सर विपक्ष के आचरण पे, उनके अंदरूनी कार्यक्रमों को लेकर है कि भाई चलिए सत्र चलिए सरकार या वहाँ की जो कार्यमंत्रणा समिति उसके हिसाब से चलेगा, अधिकारी लोग हैं उसके हिसाब से चलेगा, लेकिन भाई कांग्रेस तो आप चलाओगे ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसीलिए मैंने उदाहरण भाजपा का लिया था कि भाजपा में हम अपनी ताल को ठीक कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हम तो सत्ता में हैं, जबकि उसके बावजूद भी सब चल रहा है ना, सत्र हमारे सीहोर में हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो मेरी अपेक्षा थी, हालांकि राकेश जी का उसमें दोष नहीं है, क्योंकि राकेश जी जैसे व्यक्ति यदि आज अध्यक्ष होते कांग्रेस के तो मैं समझ सकता था, मेरी तो हैसियत ही नहीं होती उनके सामने बैठने की, मैं वंचित भी रह जाता उस बात से। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि मैं कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के रूप में ज़रूर देखता। मतलब आप कल्पना करके देखिए, पटेरिया साहब जी थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे, हाँ नोश फरमाएंगे कि यदि आप कल्पना करिए कि चौधरी राकेश सिंह जैसे व्यक्ति यदि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएं साहब, तो आप देखिए कांग्रेस की चाल क्या हो जाएगी, फिर मेल कैसा बैठेगा। वाजपेयी साहब ने बड़ी चतुरता के साथ इस मुद्दे को छेड़ दिया है, बात करिए। उन्होंने तो अब प्रदेश नेतृत्व में ही बदलाव की बात उठा दी और बतौर एक दोस्त राकेश सिंह साहब का नाम आगे भी बढ़ा दिया है। इसमें कोई बात नहीं, अति प्रसन्न रहूंगा राकेश साहब। नहीं, डॉक्टर वाजपेयी साहब बड़े बुद्धिमान हैं और सभी विषयों को विशेषज्ञ भी है, मैं मानता हूं, लेकिन ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं समझता हूं उनकी जब सलाह की जरूरत पड़ेगी
तो अवश्य इतने विद्वान आदमी की सलाह कांग्रेस लेगी। अभी तो फिलहाल मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आप हमारे साथ से कम इस पर्दे से हटे और सरकार के पर्दे पर मुझे देखें। मैं ऐसी शुभकामनाएं वाजपेयी जी के लिए प्रेषित करता हूं। लेकिन चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कांग्रेस के भीतर दरअसल जब अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं तभी तो बीजेपी को कांग्रेस के भीतर झांकने का मौका मिलता है? इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? आपको लगता है कि वाकई कुछ ट्यूनिंग की कमी है, कुछ तो स्वीकार्य है? मैं सोहेल भाई हमेशा साफ तौर से स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूं जीवन में, और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उपचुनाव के निर्णय आने के बाद बेशक ये कहने में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस में अभी तालमेल की कमी है जब से ये निर्णय आया है उसके बाद से। लेकिन अब 2-3 दिन से जो नेता लोग एक्टिव हुए हैं राज्य के कांग्रेस के, मैं समझता हूं 1-2 दिन में बहुत अच्छी स्ट्रेटजी संगठन की बनने वाली है और जो सामने दिखेगी भी, और स्वीकार करना चाहिए। रिजल्ट जैसा हम चाहते थे उपचुनाव में वैसा नहीं आ पाया, इस वजह से भी थोड़ी बेचैनी रही, इस वजह से भी तालमेल ठीक से नहीं रहा संगठन का। लेकिन अब बहुत जल्दी ये निर्णय होगा क्योंकि दिल्ली भी एक्टिव है कांग्रेस की और मध्य प्रदेश भी एक्टिव है। पटेरिया साहब, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा क्योंकि वक्त का अब जो घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं दे रही। कांग्रेस के भीतर हमेशा ये बात कही जाती है कि हमारे यहाँ अपने व्यूज को या अपने मत को सामने रखने की जो आज़ादी है वो किसी और पार्टी में नहीं है। आपको लगता है कि कहीं ये आज़ादी ही कांग्रेस को भीतर से नुकसान पहुंचा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी हैं, अमिताभ कांत ने कहा था देयर इज टू मच डेमोक्रेसी, यहाँ बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस में भी कुछ ज़्यादा ही डेमोक्रेसी हो गई है। कुल मिला के अनुशासित संगठन के तौर पर चलते तो कांग्रेस आज बेहतर मुकाम पर खड़ी होती। मुझे लगता है राकेश सिंह जी जैसे व्यक्ति का उपयोग अगर कांग्रेस ठीक से करे तो मुझे लगता है चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि कांग्रेस के भीतर चेहरे देखकर तिलक लगाए जा रहे हैं और ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। पटेरिया साहब, इस मामले में बीजेपी को कितने नंबर देना चाहेंगे आप? देखिए, नंबर तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि पक्षधर हो जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पर संघ और संगठन का एक वैचारिक दबाव है और इसके कारण वो बहुत ज्यादा डेबेट नहीं हो पाते हैं। कांग्रेस में तय होता है कि किसकी जगह पे कौन आएगा, लेकिन भाजपा में कोई भी दावा नहीं कर सकता है कि शिवराज सिंह की अगर कभी जाएंगे तो कौन आएगा, उमा जी गई थी तो उनकी जगह कौन आएगा, या बाबूलाल गौर गए तो उनकी जगह कौन आएगा, किसी को मालूम नहीं होता है। अंतिम क्षणों में सारी चीजें मालूम होती हैं। तो कांग्रेस और भाजपा की तुलना करना व्यर्थ है, दोनों अलग किस्म के संगठन हैं। चलिए, और दोनों अपने नंबर आप ही समझ लेना कितने कम कर दिए हैं पटेरिया साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। कल आपको नया नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के लिए दौड़ में आप शामिल हो साहब। चलिए, आप बहुत तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाजपेयी साहब आपका, चौधरी साहब आपका और पटेरिया साहब आप तीनों का। इजाजत दीजिए, नमस्कार।